फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक रही सुर्खियों में। नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक और उसमें गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए 40 से ज्यादा याचिकाओं को शामिल किया गया। इन याचिकाओं में नीट यूजी 2024 के आयोजन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक की जांच करने, परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिविजनल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए एनटीए को निर्देश दिया है कि शनिवार दोपहर 12 बजे तक वो नीट का रिजल्ट वेबसाइट पर जारी करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी छात्र की पहचान जारी नहीं होनी चाहिए। वहीं नीट पेपर लीक केस में सीबीआई ने पटना एम्स के 4 डॉक्टर्स को भी अरेस्ट किया है। लोकसभा चुनाव में साथ लड़ने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उपचुनाव में भी साथ लड़ने का फैसला किया है। 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव में दोनों दल गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। जानकारी के मुताबिक 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और 7 सीटें गई हैं समाजवादी पार्टी के खाते में। सूत्रों के मुताबिक इसके बदले कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सीट देगी। वहीं अखिलेश के एक पोस्ट के बाद यूपी में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मॉनसून ऑफर दिया है जिसमें लिखा है 100 लाओ और सरकार बनाओ। यूपी पुलिस ने कांवड़ यात्रा में पहचान छिपाकर दुकान लगाने वालों को दुकान, ठेले, भोजनालय में अपना ओरिजिनल नाम लिखने को कहा है ताकि कांवड़ियों में भ्रम की स्थिति ना हो और कोई विवाद ना हो। अब इस मामले पर सियासत तेज हो गई है। जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाए। जावेद अख्तर ने मुजफ्फरनगर पुलिस के फैसले की तुलना नाजी जर्मनी से की। जावेद अख्तर ने लिखा कि नाजी शासन में दुकानों पर निशान लगाया जाता था। विवादों में फंसी ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुणे पुलिस ने उनकी मां मनोरमा खेडकर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पूजा की मां को रायगढ़ जिले से किसान को बंदूक से धमकाने के मामले में गिरफ्तार किया है। मनोरमा खेडकर को दंगा, धमकी और शस्त्र अधिनियम उल्लंघन के मामले में पुणे के एक होटल से हिरासत में लिया गया, जहां लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेश में हो रहे हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए भारत ने बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में सलाह दी गई है कि वो हिंसा की वजह से गैर जरूरी यात्राओं से बचें और अपने घरों से बाहर कम से कम ही निकलें। सरकार ने कुछ इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण में सुधार की मांग को लेकर बांग्लादेश के प्रमुख शहरों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं जिसमें अभी तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद बढ़ती अशांति को देखते हुए ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग ने वहां रह रहे अपने नागरिकों के लिए यह एडवाइजरी जारी की है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी प्रदेश में सभी 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने चंडीगढ़ में ऐलान किया। इस ऐलान के बाद हरियाणा में विपक्षी गठबंधन बिखरता नजर आ रहा है। हरियाणा में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर लड़ा था। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा, लेकिन पार्टी उस सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई। इसके बाद अब होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 29 पार्षदों के शरद पवार की पार्टी में शामिल होने के बाद आज अजीत पवार ने पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ के पार्टी नेताओं से मुलाकात की। इससे पहले बुधवार को पुणे में शरद पवार की मौजूदगी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 29 पार्षद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार पार्टी में शामिल हो गए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले इसे पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। महाराष्ट्र में आने वाले कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को चेकअप के लिए एम्स भेजने का आदेश सुनाया है और इसी के साथ अदालत ने एम्स से बीआरएस नेता की मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी है और इस मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। आपको बताएं कि इससे पहले धन शोधन मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद के कविता को तेज बुखार और स्त्री रोग संबंधी समस्याओं की शिकायत के चलते डीडीयू अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां कुछ टेस्ट के बाद उन्हें वापस जेल ले जाया गया।
दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस ने अप्रैल जून तिमाही के दौरान अनुमान से अच्छे नतीजे पेश किए हैं। तिमाही आधार पर कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 7,969 करोड़ रुपए से घटकर 6,368 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 6,300 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। तिमाही आधार पर कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 37,923 करोड़ रुपए से बढ़कर 39,315 करोड़ रुपए रही। मार्जिन 20.1% से बढ़कर 21.1% रहा। कंपनी ने FY25 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाकर 3 से 4% कर दिया है। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने अप्रैल जून तिमाही में अनुमान से कमजोर नतीजे पेश किए हैं। तिमाही आधार पर कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 341 करोड़ रुपए से घटकर 314 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 332 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। तिमाही आधार पर कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 2,538 करोड़ रुपए से घटकर 2,462 करोड़ रुपए रही, जबकि जी बिजनेस ने 2,535 करोड़ रुपए की आय का अनुमान दिया था। हैवेल्स ने अप्रैल जून तिमाही में अनुमान के मुताबिक ही नतीजे दिए हैं। सालाना आधार पर कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 42% बढ़कर 411 करोड़ रुपए रहा, जबकि अनुमान 452 करोड़ रुपए का था। सालाना आधार पर कंपनी का कंसोलिडेटेड आय 4,834 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,806 करोड़ रुपए रही। कामकाजी मुनाफा 404 करोड़ रुपए से बढ़कर 572 करोड़ रुपए रहा। मार्जिन जी बिजनेस के अनुमान से कम रहा। जी बिजनेस ने 11% मार्जिन लेने का अनुमान दिया था और एक्चुअल मार्जिन आया 9.9%। साउथ इंडियन बैंक का अप्रैल जून तिमाही में मुनाफा 45% से ज्यादा बढ़ा है। सालाना आधार पर बैंक का मुनाफा 202 करोड़ रुपए से बढ़कर 294 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान NII यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम 808 करोड़ रुपए से बढ़कर 866 करोड़ रही। तिमाही आधार पर बैंक का ग्रॉस NPA बिना बदलाव के 4.5% पर स्थिर है। नेट NPA 1.46% से घटकर 1.44% पर आ गया। बैंक का तिमाही आधार पर प्रोविजन बढ़ा है, जबकि सालाना आधार पर प्रोविजन में कमी आई है। अरबिंदो फार्मा ने 1,460 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 750 करोड़ रुपए तक के शेयर बायबैक की घोषणा की है। बायबैक में भाग लेने के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट जो है वो 30 जुलाई तय की है। बायबैक टेंडर रूट के जरिए किया जाएगा। कंपनी ने कहा है कि इस तरह कुल बायबैक 750 करोड़ रुपए तक का होगा और इसके लिए रेगुलेटरी मंजूरियां लिया जाना बाकी है। अरबिंदो फार्मा पहली बार शेयरों का बायबैक करने जा रही है। मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई सितंबर की शुरुआत अर्थव्यवस्था में तेजी के संकेतों के साथ हुई है। रिजर्व बैंक की ओर से जारी मंथली बुलेटिन में ये बात कही गई है। RBI की बुलेटिन के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च में सुधार से डिमांड की स्थिति बेहतर हुई है। RBI के बुलेटिन में इकोनॉमी की स्थिति शीर्षक से प्रकाशित लेख में कहा गया है कि विकसित इकोनॉमी और इमर्जिंग अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक गतिविधियां मजबूत हो रही हैं। साथ ही सर्विसेज और गुड्स में ग्लोबल ट्रेड गति पकड़ रहा है। एडटेक कंपनी बायजूस अपने खिलाफ दिवालिया कार्रवाई को चुनौती दे चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक NCLT बायजूस की अपील पर 22 जुलाई को सुनवाई कर सकती है। आपको बताएं कि NCLT ने मंगलवार को बायजूस के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू करने के लिए BCCI की याचिका स्वीकार कर ली थी। यह मामला भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी के लिए बायजूस और BCCI के बीच स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है। BCCI ने 158 करोड़ रुपए की बकाया राशि वसूलने के लिए बायजूस की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पिछले साल याचिका दायर की थी। हालांकि बायजूस ने कहा कि वो BCCI के साथ सुलह करने की कोशिश कर रही है।